अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली एप्लीकेशन थी इंटेंसिटी नियर लार्ज चार्ज शीट, डिस्कस हो गई तफसील से, उसका फार्मूला ड्राइव हो गया। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन थी इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल, कि कोई स्फेरिकल चार्ज शेल हो तो उसकी वजह से इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा। तो अब स्फेरिकल चार्ज शेल के भी तीन केसेस थे कि शेल तो आपके सामने बना हुआ है कि अगर बाहर पॉइंट पी हो तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली। इंटेंसिटी पॉइंट पी अगर शेल की सतह पे आ जाए तो शेल की सतह पे इंटेंसिटी क्या होगी, वो डिस्कस हमने की थी, उसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेंगे। और तीसरे केस में हमने क्या करना है कि अगर पॉइंट पी शेल के अंदर आ जाए तो फिर इंटेंसिटी क्या होगी। पहले हम बात कर लें पॉइंट पी अगर बाहर होगा तो शेल पर जो इंटेंसिटी जो उसका फार्मूला आया था के क्यू अपन आर स्क्वायर, आर पे कौन था, स्क्वायर था, याद रहे। अगर पॉइंट पी शेल के बाहर हो तो इंटेंसिटी शेल की वजह से के क्यू अपन आर स्क्वायर आई थी, पूरे चार्ज की वजह से। क्यू चार्ज था शेल पे, आर फासला था, ठीक। फिर हमने इंटेंसिटी मालूम करनी थी शेल की सतह पे, तो उसको पॉइंट पी को शिफ्ट करना था कहाँ पर, शेल की सतह पर। तो सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक का फासला आर था। जब ये पॉइंट पी शेल की सतह पर आएगा तो आर कम होते होते किसके बराबर हो जाएगा, आर ए के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे बात को। तो अगर इसी फार्मूले में हम रेडियस की जगह ए पुट कर दें, यानी चार्ज शेल का रेडियस पुट कर दें, तो क्या होगा, हमें चार्ज शेल पर इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही किया था, इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की जगह आ गया था ए, रेडियस ऑफ द चार्ज शेल। फिर के कूलम कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, वो आप जानते हैं शुरू से। उसके बाद सेटिंग की थी हमने, क्या सेटिंग की थी, 4 पाई और ए स्क्वायर को एक साथ लिख दिया था, और ये जो एप्सिलॉन नॉट था इसको अलग कर दिया। तो 1/एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह बचा, 4 पाई को ए स्क्वायर के साथ लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 4/4 पाई ए स्क्वायर डेट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने पिछली वीडियो में फार्मूला ये आगाज़ में डिस्कस किया था इक्वेशन 1 में, जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो ये था चार्ज क्यू पूरे शेल पर, और 4 पाई ए स्क्वायर क्या है, ये पूरी चार्ज शेल की सतह का रकबा है। तो जब किसी टोटल चार्ज को टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हासिल हो जाती है, ठीक है। तो उसकी जगह सिग्मा आ गया था, फिर सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया था इंटेंसिटी का फार्मूला, क्या बना बोलिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस बात, इस जुमला लिखना था इसके नीचे कि दिस एक्सप्रेशन गिव्स, लिख लें, दिस एक्सप्रेशन गिव्स intensity, this expression gives intensity at a point P, at a point P on the surface of charge shell, on the surface of charge shell, okay, on the surface of charge shell। ये था, ये हो गया। अब तीसरा और आखिरी केस बचा, उसमें क्या करना था, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी इनसाइड द शेल। तो इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज शेल, तो चार्ज शेल के अंदर इंटेंसिटी क्या होगी वो कैसे मालूम करेंगे, वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह पहले टॉपिक में किया था, जब पॉइंट पी बाहर था तो आपने एक क्लोज स्फीयर बनाई थी, क्लोज सरफेस बनाई थी, इस तरह से कि पॉइंट पी उस पर था। पॉइंट पी को हम शेल के अंदर लेके जा रहे हैं, याद रहे कहाँ लेके जा रहे हैं, शेल के, ये है आपका चार्ज शेल, ये उसका सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक फासला क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ चार्ज शेल कहलाता है, जैसा कि दिख रहा है। अब पॉइंट पी को हमने शेल की सतह पे था, वहाँ से कहाँ लेकर आ गए, अंदर। जब ये पॉइंट पी अंदर आएगा तो यहाँ आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी। अब इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल केस 1 की तरह तमाम चीज़ें दोहरानी पड़ेगी। क्या आप एक क्लोज सरफेस का तस्वुर करें जो इस पॉइंट पी से पास हो। तो जिस तरह आपने वहाँ पे पॉइंट पी पे क्लोज सरफेस बनाई थी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इसी तरीके से पॉइंट पी पर अंदर की तरफ क्लोज स्फीयर बनाएंगे, क्लोज सरफेस बनाएंगे इस तरह से। ये तवज्जो रहे, इस तरह से आपने क्लोज सरफेस में, आप देखो अजीब सा लग रहा है, इस तरह से आप क्लोज सरफेस बनाएंगे। नहीं समझे बात को, शेल के अंदर ही सारा काम होगा। याद रहे शेल की सतह पे तो चार्ज क्यों है। अब मैं चार्ज यहाँ बना दूंगा तो घिच पिच हो जाएगी डायग्राम, समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। ये जो ब्लैक कलर है पूरी सतह के ऊपर चार्ज शेल पर चार्ज है, और उसके अंदर सारे मामला हो रहे हैं। पॉइंट पी को शेल के अंदर ले आए, जिस तरह ऐसे ही ना फुटबॉल होती है, फुटबॉल के अंदर चले गए आप, कहाँ, फुटबॉल के अंदर पॉइंट पी का तस्वुर कर लें और उसके अंदर किरमिच की बॉल बना लें। जिस तरह हमारे एक बचपन में वाटर बॉल बनाने वाला आया करता था, वाटर बॉल हम ख़रीदते थे, तो वाटर बॉल क्या होता था, वो
पानी और हवा भर देते थे उसमें, और ब्लैक कलर की रबड़ होती थी, उसको उंगली पे बांध के उससे अप एंड डाउन खेला करते थे। नहीं, आपने भी किया होगा ये काम। तो वो वाटर बॉल के अंदर भी एक बॉल डाल दिया करता था बेचने वाला, वाटर बॉल के अंदर भी उसने एक छोटी सी बॉल बना के डाली होती थी। तो शेल के अंदर भी क्या मौजूद है, एक स्फीयर मौजूद, तसव्वुर कर लें एक स्फीयर, ये हकीकत में तो नहीं है, और वो तो हकीकत में जो है ना वो वाटर बॉल के अंदर एक और छोटी सी बॉल बना के डालता था, तो वो तो हकीकत में था। यहाँ पे तसव्वुर कीजिए कि ये है हकीकत में 4 शेल है, और इसके अंदर रेड कलर से हमने क्लोज सरफेस बनाई है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इस तरह से कि पॉइंट भी उसके ऊपर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स 2 तरीक़ों से निकालेंगे, एक विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ निकालेंगे और दूसरा बाय यूजिंग ऑन डेफिनेशन निकालेंगे। तो सारा प्रोसेस वही होगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, अब यहाँ से बात शुरू होगी, नई लाइन से लिखें, कंसीडर अ पॉइंट P, कंसीडर अ पॉइंट P इनसाइड द चार्ज शेल, ये जुमला लिखें, इनसाइड द पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट P इनसाइड द चार्ज शेल, फुल स्टॉप। के बाद देखें, इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, in order to find electric intensity at point P, कॉमा डालें, we make use of Gauss's law, we make use of Gauss's law, full stop. For this purpose consider a closed surface, consider a closed surface in the form of sphere, in the form of sphere inside the charge shell, inside the charge shell, such that point P lies at the closed surface, lies माने वाक़ होना, lies LIES, lies at the closed surface as shown in diagram, point P lies at the closed surface as shown in diagram. ओके, अब बाय फुल स्टॉप, नई लाइन से लिखें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ इज गिवन एज, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के ज़रिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, उसका फार्मूला आप जानते हैं, यस, 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यही आता है ना भाई, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अब आपने क्या करना है, इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करेंगे 2 तरीक़ों से, एक बाय गॉसेस लॉ, बाय यूजिंग ऑन डेफिनेशन। तो अब बताइए इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो 1/ε0 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज से, तो क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसमें 0 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 0। बताएं क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो तो शेल की सतह पर है, चार्ज शेल के अंदर नहीं। अब यहाँ लग रहा है जैसे पूरा का पूरा चार्ज किसके अंदर है, शेल के अंदर है, क्योंकि गोल दायरे के अंदर हमने चार्ज शो किया ना, नहीं नहीं नहीं, ये जो चार्ज है शेल के अंदर नहीं है बल्कि शेल की सतह के ऊपर है। नहीं समझे बात को, शेल सरफेस पर है, सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है। अच्छा, चूँकि ये सतह के ऊपर है, अंदर नहीं है, तो ये जो क्लोज सरफेस आपने अंदर बनाई है इसके अंदर कितना चार्ज होगा, 0। तो भाई जो चार्ज है ही शेल की सतह पे, अंदर तो है ही नहीं, तो क्लोज सरफेस जो अंदर बनाई है उसके अंदर भी चार्ज क्या होगा, फिर 0 ही होगा। तो याद रहे कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कुछ भी नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, शेल की सतह के ऊपर है, ये पॉइंट ध्यान में रहे। तो अंदर चार्ज कितना हो गया, 0। तो टोटल चार्ज इनक्लोज क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक इस क्लोज सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा।
अच्छा, अगर आप बाय यूजिंग ओन डेफिनेशन, अगर इसकी ज़ाती तारीफ इस्तेमाल करके फ्लक्स निकालेंगे तो उसका फार्मूला याद है ना, क्या था? जो फ्लक्स आया था बाय यूजिंग इट्स ओन डेफिनेशन, वो ये था समेशन ई, पूरी कहानी रिपीट करनी पड़ेगी क्या? चलो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर, टॉपिक चेंज हो गया ना, इसको नाम दे दें, 4 तक इक्वेशंस हो गई थी, 5 का नाम दे दें, इक्वेशन 5। आप नई लाइन से लिखें, इसके बाद लिखें नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन, now we find the electric flux again through the closed surface by using its own definition. Full stop. For this purpose, we divide the whole surface into a number of element areas, each of equal delta A, full stop. Then THEN, then find the individual fluxes through each element area, and finally add all results for the net flux. Finally add all results फॉर द नेट फ्लक्स, यानी यहाँ पर ये यूँ होगा, पूरी कहानी वही रिपीट होने वाली है। समेशन ई डॉट डेल्टा आर याद है ना आपको, डेल्टा ए इंटेंसिटी का डेल्टा एलिमेंट एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, छोटे छोटे रकबों में आपने इसको डिवाइड कर दिया, पूरी कहानी हमने इसी टॉपिक में रिपीट कर दी है, वही काम दोबारा, तो ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो याद है ना क्या आ जाएगा, ई डेल्टा ए कॉस थीटा आ गया था, या ई कॉस थीटा, थीटा 0 के बराबर था, ई डेल्टा ए कॉस 0 1 होता है, थीटा 0 था ना, कॉस 0 1 के बराबर, तो समेशन ई डेल्टा ए आ गया था। वही चीज़ आप दोबारा लिख लें, इंटेंसिटी को बाहर ले लीजिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू समेशन डेल्टा ए, फिर समेशन डेल्टा ए बराबर था किसके, 4 पाई ए स्क्वायर के, याद करें 4 पाई, तो इंटेंसिटी और यहाँ समेशन डेल्टा ए की जगह क्या आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6 का। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से हासिल हुआ, यानी करना ये कि भाई छोटे छोटे एलिमेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया, इंटेंसिटी का एलिमेंट एरिया से डॉट प्रोडक्ट लेके जमा कर लेंगे, बाकी सारी कहानी वही रिपीट हो जाएगी, समेशन डेल्टा ए की जगह टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, इसको लो सरफेस का जो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया बाय यूजिंग ऑन डेफिनेशन। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 6। अब 5 और 6 को कंपेयर कर लीजिए, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाला है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, जब इनको कंपेयर करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल ले सकते हैं, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लीजिए, 0 आ जाएगा। तो इंटेंसिटी निकालेंगे, क्या निकलेगी, यस ये 4 पाई आर स्क्वायर वहाँ जाके डिवाइड का अमल करेगा, और जब 0 को 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इसके अंदर, शेल के अंदर जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। लिखें आखिरी जुमला, दिस एक्सप्रेशन गिव्स, ये लिख लीजिएगा यहाँ तक, इसके बाद लिखें दिस एक्सप्रेशन गिव्स, बल्कि दिस एक्सप्रेशन शोज, इस तरह लिखें, दिस एक्सप्रेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज शेल is 0. This expression shows that the value of electric intensity inside the charge shell is 0. तो ये टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तीनों एक्सप्रेशन हो गए। तो पहले आपने चार्ज शेल की ऐसे पॉइंट पी पर इंटेंसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट की, फिर चार्ज शेल की सतह पे क्या होगी वो कैलकुलेट की, फिर चार्ज शेल के अंदर आ गए तो वो तो ज़ीरो निकली। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है, पहले भी हमने बात की थी, जो चार्ज शीट होती है वो आईने की तरह काम नहीं करती बल्कि गिलास की तरह काम करती है। ये हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था जब गॉसेस लॉ में हम इंटेंसिटी नियर लार्ज चार्ज शीट बात कर रहे थे। अब ये चार्ज शीट है ना, तो वो ऊपर भी काम करेगी अंदर भी काम करेगी। मिसाल पर याद है आपको चार्ज शीट ली थी, तो जो चार्ज शीट है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। अब ये चार्ज शेल है तो चार्ज शेल के बाहर भी फील्ड होगी और चार्ज शेल के अंदर भी फील्ड होगी। तो फील्ड तो दोनों तरफ है, बाहर भी और अंदर भी है। तो बाहर तो इंटेंसिटी की वैल्यू है लेकिन अंदर फील्ड की वैल्यू ज़ीरो निकल रही है। ये क्या बात हुई, अंदर इंटेंसिटी की वैल्यू क्यों ज़ीरो निकल रही है? जब बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हो तो फील्ड तो चार्ज शेल के अंदर तो और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज पूरा का पूरा चार्ज जो है वो शेल के ऊपर है, तो अंदर तो और ज़्यादा हो, लेकिन नहीं, ज़ीरो है। वजह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, चार्ज है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो है। नहीं समझे बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन रिजल्ट, जिस तरह एक मिसाल है, कुछ अपराध यहाँ से रस्सा खींच रहे हो, कुछ अपराध वहाँ से रस्सा खींच रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी को खींच रहे हो और दोनों तरफ फोर्सेस सेम हो, तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ज़ीरो होता है। तो इसका क्या मतलब है कि फोर्सेस नहीं लग रही? फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? ज़ीरो है। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि फोर्सेस लगने के बावजूद बॉडी मूव नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़ीरो। आइए देखें कैसे। ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद रिजल्ट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। न्यूट्रल पॉइंट क्या कहा जाता है इसको? तो इसके अंदर जो जितने भी पॉइंट है, हमने इस पर भी एक बहस की, एक टॉपिक है उसका नाम है न्यूट्रल पॉइंट, उस पर तफसील से बात की थी, न्यूट्रल पॉइंट कैसे पैदा होता है और क्या बहस थी उस पर, उस न्यूट्रल पॉइंट वाले टॉपिक में डिस्कस किया है। देखिए ये इस तरह का मामला है, चार्ज शेल है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी सतह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर इसके अंदर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें, क्या रख दें? इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो देखें क्या होगा। ये जो चार्ज, ये जो शेल के ऊपर चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा दफ़ा की, ये वाला चार्ज भी इस पर दफ़ा की फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर चार्ज है वो भी इस पर दफ़ा की फोर्स लगाएगा, इसके नीचे वाला चार्ज। यानी इसका मतलब है कि शेल के ऊपर जो चार्ज है हर तरफ से इसके ऊपर क्या आएगी? फोर्स ऑफ रिपल्जन आएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा? ये कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी इस पर? ज़ीरो। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या हुई? ज़ीरो हो गई। तो फील्ड तो है लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। इसी तरीके से अगर यहाँ पॉजिटिव के बजाय फ़र्ज़ कर लें इसके बीच में नेगेटिव चार्ज रख दें तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज मिलकर इसको अपनी तरफ अब अट्रैक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, अब एरो की डायरेक्शन बदल जाएगी। ये से अपनी तरफ अटैक करेगा, ये से अपनी तरफ, ये से अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, सब मिलके इसे अपनी तरफ अटैक करेंगे। लेकिन चूँकि सब मिलके अपनी तरफ अटैक कर रहे हैं लिहाजा ये किसी तरफ भी नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा सेंटर पर। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो है। तो साबित क्या हुआ कि चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि हर पॉइंट क्या बन जाता है? न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है, क्योंकि हर तरफ से फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अमल कर रही होती है। इज इट क्लियर? तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो सीरीज़ थी आज जाके मुकम्मल हुई। उसके बाद जो अगली सीरीज़ है वो पोटेंशियल की स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस का एक ह्यूज फार्मूला डेरिवेशन है, वो भी इंशाल्लाह क्लास का हिस्सा बनाएंगे उसे। खुश रहिए, शाद रहिए, बात रहिए। खुदा हाफिज़।